दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भारत के विदेश मंत्री नहीं रहे हैं और भारत के विदेश मंत्री जो मौजूदा हैं जयशंकर, वो कभी पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं। लेकिन भारत की विदेश नीति और कूटनीति का असर भारत की अपनी राजनीति यानी देसी राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इकोनॉमी को संभालने के मद्देनजर कितनी महत्वपूर्ण रही है, इसके लिए भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों को अगर आप परखें तो सभी कभी ना कभी भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं। वो नेहरू का जिक्र कर लीजिए, इंदिरा गांधी का जिक्र कर लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री भी 38 दिनों तक विदेश मंत्री पद पर रहे हैं। राजीव गांधी ने भी अपने हाथ में विदेश मंत्रालय रखा। मनमोहन सिंह भी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी शुरुआत में अपने पास ही विदेश मंत्रालय रखा। प्रणब मुखर्जी लंबे वक्त तक विदेश मंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव तो और ज्यादा लंबे वक्त तक विदेश मंत्री रहे। आईके गुजराल विदेश मंत्री रहे। यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को कैसे साधा जाए और देश की राजनीति को कैसे उसके अनुकूल रखा जाए, शायद यह सवाल हर प्रधानमंत्री के ज़हन में जरूर रहा होगा। लेकिन एक सवाल और भी है, कभी भी कोई ब्यूरोक्रेट सीधे तौर पर विदेश मंत्री के तर्ज पर काम करे और बतौर पॉलिटिशियन नजर ना आए, शायद यह फिरिस्त आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन मौजूदा वक्त का सच तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को साधने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आश्रय जिस विदेश नीति को अपनाया, उसने भारत की अंदरूनी अर्थव्यवस्था को खुले तौर पर प्रभावित किया है। और दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत की अपनी राजनीति जो देसी मिजाज में कभी चीन और कभी पाकिस्तान, कभी भूटान और कभी श्रीलंका और अब बांग्लादेश, इस आश्रय चलती रही, उसके दायरे में नेपाल भी आया और मालदीव भी आया। यानी भारत की अंदरूनी राजनीति भी विदेश नीति से प्रभावित होती रही है। इसे कहकर बचा नहीं जा सकता है कि यह हुआ ही है। और एक सच यह भी है कि भारत रशिया के करीब रहा। भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी भी गुटों के साथ जुड़ने की मजबूरी से हटकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को खड़ा कर गया। लेकिन जिस वक्त से प्रधानमंत्री मोदी बने, ध्यान दीजिए, भारत की निकटता रशिया से कहीं ज्यादा अमेरिका के साथ हुई। और इससे पहले टर्म में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस वक्त तो ऐसी स्थिति भी आई जैसे लगा कि भारत की पूरी विदेश नीति किसी नाटो देश की तर्ज पर चल निकली है और भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी मजबूती अमेरिका दे भी रहा है। और मौजूदा वक्त का सच तो यह भी है, भारत दुनिया के तमाम देशों में जो भी एक्सपोर्ट करता है, व्यापारिक लाभ सही मायने में उसे सिर्फ अमेरिका से होता है। यानी जितनी बड़ी तादाद में भारत अमेरिका में माल बेचता है, उसका लगभग आधा माल भारत अमेरिका से इंपोर्ट करता है। जबकि चीन को लीजिएगा तो चीन की तुलना में भारत का अपना एक्सपोर्ट 10 से 15-20% है, उससे ज्यादा नहीं है। यानी व्यापारिक ताकत अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर बड़ी मजबूती प्रदान करती है। और यहीं से पहला सवाल निकल रहा है, क्या वाकई ट्रंप भारत को लेकर या फिर ट्रंप भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में भारत को कहां रखेंगे? यह सवाल शायद मौजूदा वक्त में इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली बार 2021 में प्रधानमंत्री मोदी चाहे अनचाहे अमेरिकी चुनाव के बीच में खड़े हो गए थे जब वह ट्रंप के साथ खड़े थे। और उस वक्त बाइडेन सरकार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई दरवाजों को बंद किए हुए थी। धीरे धीरे वो दरवाजे खुले। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की वही कूटनीति और वही विदेश नीति या तो 360 डिग्री में घूमकर पारंपरिक भारत की उस राजनीति के दायरे में आकर सिमट जाएगी जो भारत की पारंपरिक कूटनीति और विदेश नीति रही, या फिर 180 डिग्री में बिल्कुल सामने खड़ी हो जाएगी जहां पर भारत के लिए यह सवाल होगा कि आने वाले वक्त में वह किस रास्ते चले जिससे अपनी इकोनॉमी को संभाल सके।
यह सवाल इसलिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि भारत ने ब्रिक्स को लेकर जो ताना बाना अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बुना, ट्रंप ने चुनाव जीतते ही एक झटके में उस ब्रिक्स को यह कहकर धमकी दे डाली कि अगर आपने कोई भी पैरेलल करेंसी पैदा की तो फिर अमेरिका उसे बख्शेगा नहीं और दुश्मन देश के तर्ज पर उसके सामने पेश आएगा। और ध्यान दीजिए, नवंबर के महीने में जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, अक्टूबर और नवंबर का महीना, खास तौर से अक्टूबर के आखिरी वक्त में ब्रिक्स की बैठक मॉस्को में हो रही थी और ब्रिक्स की बैठक में लगातार जो ताना बाना भारत, रूस, चीन और ईरान और साउथ अफ्रीका और ब्राजील जो बुन रहे थे, उसमें यूरोपीय यूनियन से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत के साथ ब्रिक्स को मौजूद किया जा रहा था, यानी उसकी मौजूदगी दिखाई जा रही थी। और यह सच भी है, जितनी बड़ी तादाद में ब्रिक्स के साथ देश जुड़े हैं, उनकी इकोनॉमी और जो जुड़ने की कतार में है, उनकी इकोनॉमी को मिला दीजिएगा तो फिर सिवाय G7 के अलावे कुछ बचेगा नहीं। उसी की ताकत आपको इस दुनिया में दिखाई देगी। G7, G20 या फिर ब्रिक्स, यूरोपीय यूनियन कहीं टिकेगा नहीं। लेकिन अमेरिका ने चुनौती दी। अमेरिका की चुनौती तेल को लेकर भी रही। और एक सच यह भी है कि युद्ध के दौर में जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पर और यूक्रेन नाटो सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा, यह कयास तमाम नाटो देशों में लगाए जा रहे थे और यूरोप के भीतर एक संकट इस युद्ध की वजह से व्यापारिक गतिरोध के जरिए पैदा हुआ। उसमें भारत ने रूस से तेल लेकर सप्लाई यूरोपीय देशों को की। लेकिन ट्रंप ने चंद दिनों पहले यह खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि अब रूस के टैंकर्स पर भी वो प्रतिबंध लगा रहा है, यानी वो टैंकर जो रूस का कच्चा तेल लेकर जाते हैं और वो भारत पहुंचता है, उस पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि अब जितनी बड़ी तादाद में रूस से भारत तेल ले रहा है उतना ले नहीं पाएगा। इसका असर आपको मार्च के बाद दिखाई देने लगेगा, क्योंकि तब तक का तेल भारत ले चुका है। भारत कुल 85% कच्चा तेल दुनिया के बाजार से आयात करता है और उसमें से 38% रूस से आने लगा, जो कि युद्ध से पहले सिर्फ 1% आता था, यानी 37% की बढ़ोतरी इस युद्ध काल में हो गई। और ट्रंप जिस रास्ते पर चल निकले हैं उसमें उनके सामने नफा नुकसान सबसे ज्यादा मायने रख रहा है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने बड़ी चुनौती इस ऐलान की है, जिस ऐलान को ट्रंप ये कहकर कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट। और इसके मतलब मायने क्या है, पहले उनकी इस आवाज को सुन लीजिए जो चंद घंटों पहले कही गई। We'll make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. Thank you very much. What a great victory for everybody. Thank you, America. Thank you very much. Thank you. अमेरिका फर्स्ट का मतलब बहुत साफ है। व्यापारिक घाटा जो अमेरिका को हो रहा है, और खास तौर से उस फेरिस्त में अगर मैक्सिको है, कनाडा है, चीन है, तो भारत भी है। और कई मौकों पर ट्रंप ये कह चुके हैं कि भारत चाहता है वो टैक्स फ्री माल उसका अमेरिका पहुंचे, लेकिन अमेरिका से जो माल भारत जाए उस पर जबरदस्त टैक्स लगे, ये नहीं चलेगा। अमेरिका फर्स्ट का मतलब यह भी है कि दरअसल इस दौर में टैरिफ उन तमाम मालों पर बढ़ा के अमेरिका के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे डेवलप करना है, उस दिशा में ये कदम बढ़ेंगे। अमेरिका के भीतर डॉलर की महत्ता या डॉलर के आश्रय अमेरिका की सत्ता राजनीतिक और आर्थिक तौर पर दुनिया के सामने कैसे रहती है, यह शायद बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि डॉलर की कमजोरी अमेरिका की इकोनॉमी को ढहढहा देगी और अमेरिका अपनी इकोनॉमी के आश्रय दलदल में घुस चुका है। और इस वक्त अगर ट्रंप को यह लग रहा है कि अब उसके सामने बड़ी चुनौती अमेरिका की इकोनॉमी को संभालने की है, तो जाहिर तौर पर अगला सवाल यह भी होगा कि जो भी रुकावटें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर सामने उभर रही है,
उसको रोका जाए या उसमें प्रतिस्पर्धा के आश्रय आगे बढ़ा जाए या प्रतिस्पर्धा में जिनसे पीछे हैं उनके साथ संबंध बनाया जाए। तीसरी बात, पहले संबंध बनाया जाए, इसीलिए पहला निमंत्रण शी जिनपिंग को दिया गया, चीन के राष्ट्रपति को दिया गया। और देख लीजिए, चीन के उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। सामान्य तौर पर इससे पहले इस तरीके से न्योते दिए नहीं जाते थे। और न्योते क्यों? सामान्य तौर पर इससे पहले खुले मैदान में समारोह होता था, आज कैपिटल हिल के भीतर हुआ है। वजह ठंड जरूर है, गिरती हुई बर्फ जरूर है, लेकिन वजह यह भी है कि सीमित लोगों की मौजूदगी ट्रंप के साथ नजर आनी चाहिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो प्लेयर्स ट्रंप के साथ आने वाले वक्त में चलेंगे, उनके साथ तस्वीर साझा की जाए, उनका डोनेशन लिया जाए, उनके पैसे के आश्रय इस चकाचौंध में और तारे जोड़ दिए जाएं। और शायद यही वजह है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो हैं $1 बिलियन तक दे रही है, $1 मिलियन। और इस स्थिति के भीतर वो तमाम कॉरपोरेट्स को वहां पर पैसा देना पड़ा है, वो भारत कहीं कॉरपोरेट क्यों ना हो। सवाल यह है, क्या वाकई तीन चीजें इस दौर में बड़ी तेजी से रवानगी के साथ है? पहला हिस्सा इकोनॉमी का है, उस इकोनॉमी का जिसमें चीन के साथ अमेरिका खुला संवाद चाहता है। अमेरिका उस रास्ते को रोकना नहीं चाहता है, बल्कि उस रास्ते को बनाना चाहता है जिसके जरिए चीन अपना जो रोड एंड बेल्ट बना रहा है, और कमोवेश भारत के इर्द गिर्द तमाम देशों को उसने कर्ज दे रखा है, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में समुद्र के रास्ते उसका वर्धस्त है। उस वर्धस्त को चिताते हुए क्वाड बनाया गया, जहां जापान और ऑस्ट्रेलिया और भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं। लेकिन व्यापारिक रिश्ते अगर इस वक्त पहली प्राथमिकता अमेरिका की सत्ता के बिजनेस मॉडल और ट्रंप के अपने बिजनेस मॉडल में है, तो फिर मानकर चलिए ट्रंप की पहली यात्रा चीन की भी हो सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में यह मैसेज खुले तौर पर दे दे कि जो ब्रिक्स आप बना रहे थे, चीन जिस समानांतर इकोनॉमी को अमेरिका से हटकर खड़ा करना चाहता था, और इस दौर में साउथ ईस्ट एशिया के भीतर भारत एक बड़े प्लेयर के तौर पर अपनी मौजूदगी को दिखा रहा था, और भारत और रशिया के बीच के पुराने संबंध नए आर्थिक संबंधों के आश्रय जिस तरीके से उस रिस्ट्रिक्शन को भी कमजोर कर रहे थे जो कि युद्ध के बाद अमेरिका ने रशिया पर लगाए थे, और इस पूरी प्रक्रिया में ईरान भी ब्रिक्स में शामिल है, तो यह मैसेज बहुत साफ है कि क्या वाकई वर्ल्ड पावर के तौर पर अब सामरिक नहीं आर्थिक युद्ध की शुरुआत होगी। कोई भी युद्ध शांतिपूर्ण होता नहीं है, और सामरिक युद्ध से ज्यादा खतरनाक इकोनॉमिक वार होता है। वो इकोनॉमिक वार जो अपने राजनीतिक ताकत का प्रयोग अपने बिजनेस के विस्तार के लिए करता है। यह स्थिति क्या अमेरिका के साथ आ रही है, और भारत के सामने चुनौती शायद इसीलिए व्यापार घाटे को बढ़ जाने की स्थिति में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत भारत के खजाने को खाली ना कर दे। ब्रिक्स को लेकर जो संवाद अमेरिका के समानांतर बनाने की कोशिश की गई, अब वो पूरी तरीके से वो मेहनत जो बीते 1.5 दशकों की मेहनत रही, वो 1.5 दशकों की मेहनत क्या इस दौर में गायब हो जाएगी? क्या इस दौर में जो 2017 में जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे ट्रंप, और उन्होंने खुले तौर पर अपने भाषणों में अपने दोस्त का जिक्र, अपने दोस्त के नाम का जिक्र, व्लादिमीर पुतिन का जिक्र किया था, तो अमेरिका की पूरी राजनीति में हंगामा मच गया था। क्योंकि रूस और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से और उसके बाद कोल्ड वार और अभी की भी मौजूदगी में कभी एक साथ किसी राष्ट्राध्यक्ष के जरिए देखे नहीं गए। लेकिन इस वक्त रूस से निकटता क्या अमेरिका की, चीन के साथ संवाद व्यापार को लेकर, इन तमाम परिस्थितियों में भारत जैसे विकासशील देश जिनकी अपनी इकोनॉमी उस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर टिकी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की धुरी
चीन, रूस और अमेरिका है। वहां पर अगर यह तीन देश सामरिक नहीं, व्यापारिक युद्ध की दृष्टि से संवाद बनाकर एक साथ नजर आने लगेंगे तो क्या वाकई ग्लोबल परिस्थितियां एक झटके में आपको बदलती हुई दिखाई नहीं देगी? क्योंकि खुले तौर पर ट्रंप यह ऐलान करने से चूकते नहीं हैं, यूक्रेन और रूस युद्ध बंद हो जाएगा। जो तीसरे वर्ल्ड वार की आहट बार बार होती है कि यह थर्ड वर्ल्ड वार कहीं हो ना जाए, तो इसको नहीं होने देंगे। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we. ट्रंप का यह मिजाज खुले तौर पर बतलाता है कि वो जानते हैं उनके पास सिर्फ 4 बरस हैं, और दोबारा जब उन्हें 4 बरस मिले हैं तो उन्होंने इतिहास रचा है। क्योंकि 150 बरस पहले ऐसा हुआ था जब कोई राष्ट्रपति बना और अगली बार हार गया और फिर जीत कर आ गया। यह ट्रंप के साथ अमेरिकी इतिहास में दूसरे शख्स के तौर पर है। लेकिन खुद ट्रंप यह जानते हैं कि दरअसल उन्होंने अब 2017 से 2021 के दौर से कहीं ज्यादा तेजी के साथ आगे निकलना है। शायद इसीलिए उनके साथ जुटे हुए जो खिलाड़ी हैं वो लिमिटेड है। हर देश के भीतर जो आर्थिक तौर पर संपन्न तबका है वह अमेरिका की तरफ देखे, यह उनके भीतर चाहत भी है और बेचैनी भी है। वैसे ही लोगों को इनवाइट भी किया गया जो कि एक बड़े प्लेयर के तौर पर कम से कम हर अपने अपने देश में उभर सके। और यह भी माना जा रहा है कि अब 200 से ज्यादा ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर ट्रंप तुरंत करेंगे। इन 200 से ज्यादा ऑर्डर्स जो हैं उसमें अमेरिकी सीमा को चाक चौबंद करना है, उसमें मैक्सिको और कनाडा का सवाल भी है, उसमें पनामा नहर का भी सवाल है, उसमें खास तौर से बाइडेन के दौर में जो बड़े बड़े निर्णय जैसे एनर्जी ड्रिलिंग का निर्णय उसको समाप्त कर देना, यानी जो फैसला लिया गया उसको टर्मिनेट करना है। टैरिफ को लेकर भी निर्णय लिए जाने हैं। चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर भी निर्णय लिए जाने हैं। हालांकि खुद वो ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि मुझसे कहा जा रहा है मैं एक साथ सारे निर्णय नहीं लूं, धीरे धीरे निर्णय लूं। लेकिन बार बार ट्रंप कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति शायद होगी नहीं, क्योंकि उन्हें बड़ी तेजी के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो परिकल्पना है, जिसको एक वक्त पॉवेल कहा करते थे बुश के दौर में, उससे आगे की सोच लिए बिल्कुल लेन देन और बेहतरीन मुनाफे के साथ अमेरिका फर्स्ट कैसे खड़ा होगा, उस दायरे में भारत कहां फिट बैठता है। इसीलिए सवाल भारत के प्रधानमंत्री को दिए गए न्योते या ना न्योते का नहीं है, न्योता तो नहीं दिया गया। सवाल उसके आगे का है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जिस इकोनॉमी को युद्ध काल के वक्त जैसे रूस से तेल लेकर तकरीबन 60,000 करोड़ का लाभ बना लिया, भारत के बाजार में तेल की कीमत कम नहीं हुई, लेकिन भारत जो इंपोर्ट रशिया से कर रहा था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत से 30% सस्ते में तेल मिल रहा था। यहां की रिफाइनिंग यूनिट्स के पास काम आ गया, रिफाइन करके तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाने लगा और एक झटके में भारत का एक्सपोर्ट जो था वो पुराने तमाम परिस्थितियों से आगे निकल गया और व्यापारिक घाटा बहुत कम हो गया। व्यापारिक घाटे का मतलब यह है कि आप जो माल बेच रहे हैं उसकी एवज में जो डॉलर आ रहा है और जो माल मंगा रहे हैं उसकी एवज में जो डॉलर दे रहे हैं, इन दोनों के बीच कितना आप डॉलर ज्यादा देते हैं वह व्यापारिक घाटा होता है। डॉलर कमा लेते हैं तो व्यापारिक लाभ होता है। और मौजूदा वक्त का सच यह है कि भारत सिर्फ व्यापारिक लाभ जो है वो अमेरिका के साथ ही कर रहा है। अगर आप 2023 के आंकड़े को देखें तो भारत ने तकरीबन 78 बिलियन डॉलर अमेरिका में सामान बेचा और अमेरिका से 42 बिलियन डॉलर का सामान मंगाया। और कमोवेश हर महीने अगर आप देखते चले जाएंगे, जो आखिरी डाटा जो निकल कर आया अक्टूबर के महीने में, उसमें भी लगभग 7 बिलियन डॉलर का सामान भारत अमेरिका बेचता है और वहां से जो सामान आता है वो तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर का होता है। जबकि चीन से आप तुलना कीजिएगा तो चीन में तो लगभग 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान भारत के व्यापारिक घाटे के साथ जुड़ा है। यानी भारत की वह इकोनॉमी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आश्रय भारत के खजाने को भर रही थी और भारत के खजाने में डॉलर
पिछली तमाम सरकारों की तुलना में ज्यादा था, वो एक झटके में ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के निर्णय के साथ कहीं खत्म और कम तो नहीं होगा? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, इस दौर में जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी बनाया गया और उससे भारत ने जो कर्ज लिया, और इस दौर में जो इस इकोनॉमी को भारत के कॉरपोरेट के आश्रय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबंधों के जरिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाया, और कॉरपोरेट की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो, इसके लिए भारत की साख के साथ संवाद किया गया। खुद पीएमओ इसमें सक्रिय हो गया, और यह पूरा नेटवर्थ जो कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से जो लोन भारत के कॉरपोरेट में, उसमें एक नाम काफी है लेना, जो अडानीज का नाम लिया भी जाता है, और वो मान्य भी है कि उसी तर्ज पर भारत के तमाम कॉरपोरेट पर असर कितना पड़ेगा, ये जैसे ही अमेरिकी अदालत ने चार्जशीट दाखिल की, वैसे ही यह सवाल खड़ा हो गया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के करीब का कॉरपोरेट, उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय बैंक अब अगर लोन नहीं देंगे तो बाकियों को क्यों देंगे? और दुनिया के अलग अलग देशों में, वो इजराइल हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो श्रीलंका हो, वो बांग्लादेश हो, कोई भी देशों में तमाम जगहों पर अडानी ग्रुप की मौजूदगी दिखाई देती है। उसी तर्ज पर अंबानीज भी बढ़े। नया सवाल यह है कि अगर अमेरिका भी नए रिश्तों के साथ नए व्यापारिक सोच को अपने मुनाफे के लिए लेकर आएगा, और उसमें चीन रशिया दोनों फिट बैठ जाएंगे, तो फिर भारत की कूटनीति और विदेश नीति का क्या होगा? और इस कूटनीति और विदेश नीति से अगर भारत का बड़ा व्यापारिक तबका, क्योंकि भारत जो माल अमेरिका ही बेचता है, अगर उसको भी आप देखें तो इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स, आरएमजी कॉटन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्मार्टफोन्स, मिनरल फ्यूल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब सामानों से जुड़ा हुआ व्यापारिक तबका जो अमेरिका में सामान बेचता है, उसके सामने क्या मुश्किल आएगी? अगला सवाल और कठिन है, क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परिस्थिति में वो तमाम देश जिनके साथ भारत के संबंध हैं, अगर वो अमेरिका की आर्थिक नीतियों या ट्रंप की न्यू पॉलिसी के तहत उनसे जुड़ाव डालेंगे, तो फिर एक नया दबाव भारत के सामने खड़ा होगा। और भारत के विदेश मंत्री पॉलिटिशियन नहीं है, और भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आश्रय भारत के भीतर की राजनीति को संभालते और सहेजते आए हैं, यह भी कहना होगा, क्योंकि अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का प्रभाव उन्होंने भारत की देसी मिजाज की राजनीति में बाखूबी किया। निकटता दिखाई, G7 की निकटता हो, G20 की निकटता हो, रशिया के साथ की निकटता हो, मैक्रोन के साथ कदम ताल करना हो, मैक्रोनी के साथ मिलना हो, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो। लेकिन ट्रंप बिजनेसमैन है, ट्रंप बिजनेस डील करते हैं, लेन देन की परिभाषा में नुकसान और मुनाफा देखते हैं। तो क्या दुनिया के बाजार में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अब एक नए फॉर्मेट में सामने आने वाली है? और यह चुनौती बीते 10 वर्षों में कभी भारत के सामने नहीं आई, और जिस रास्ते भारत चलते चला गया उसमें उसने भारत की अर्थव्यवस्था को हमेशा मुद्दा बनाया। और जयशंकर जब बने सुषमा स्वराज के बाद, तो उन्होंने एक ही लकीर पकड़ी कि जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं और इस देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए जो भी हो सकता है, इसीलिए रशिया से आता हुआ तेल, जयशंकर अमेरिका में हो या यूरोप में हो, उन्होंने कहा सही है। मौजूदा वक्त में अमेरिका यह सवाल कर रहा है, हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया, यह सही कैसे है? चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों में भारत के भीतर खटास अंदरूनी राजनीति में पैदा हुई। अब उसी चीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, डायलॉग के साथ आने वाले वक्त में व्यापारिक रिश्ते बनाने की दिशा में ट्रंप बढ़ रहे हैं। भारत की कूटनीति क्या कहती है? जाहिर है यह शायद मौजूदा वक्त में भारत के सामने, क्योंकि भारत के तकरीबन 3.5 लाख छात्र अमेरिका में हैं। हर बरस H1B वीजा के लिए जो अप्लाई करते हैं दुनिया भर के छात्र, उसमें सबसे ज्यादा भारत के छात्र होते हैं। मुश्किल वहां भी है, मुश्किल इस बात को लेकर भी है जो अभी तक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह कहकर ताल ठोक रहे थे कि इजराइल में हमारे लेबर चले गए। वो लेबर इसलिए गए थे क्योंकि इजराइल युद्धरत था। रशिया के भीतर भारत के लेबर चले गए इसलिए क्योंकि रशिया युद्धरत है। हालांकि युद्ध के दायरे में दर्जन भर भारतीय मारे भी गए। खुद एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने जानकारी दी। इन तमाम परिस्थितियों में अगर वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप अपने लकीर के हिसाब से खींचेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी के न्योते ना देने को मत देखिए, उसके आगे की उन परिस्थिति को देखिए कि भारत की विदेश नीति, भारत की अर्थनीति और भारत की अपनी अर्थव्यवस्था क्या वाकई 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन या भारत विकसित देश की कतार में कैसे खड़ा होगा। जब 5 किलो अनाज के रास्ते भारत की राजनीति चल पड़ी है तो फिर अगला रास्ता कौन सा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।